दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल जीएस प्लेनेट पे। करंट के लेक्चर में आज हम लोग 2 जुलाई और 3 जुलाई के संयुक्त क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, दोनों को मिलाकर देखें। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे पुनीत सर का विवाह हो गया है। 2 दिन वहाँ पे व्यस्तता थी जिस वजह से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया है। बट वापस से उस श्रृंखला को शुरू करते हैं, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो इसलिए डिले हो गया था, तो अगर असुविधा हुआ हो तो आपको खेद है, सॉरी मुझे खेद है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन नेशनल डॉक्टर्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड। कब मनाया जाता है? आजकल बड़ा चर्चा में है डॉक्टर, क्योंकि कोविड-19 का संकट में मुझे लगता है ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो 30 जून, 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई कब मनाया जाता है? तो बच्चा ये मनाया जाता है 1 जुलाई के, प्रत्येक 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पूरे देश में जो डॉक्टर की भूमिका है बहुत ही सराहनीय है। उनको कॉमेमोरेट करने के लिए, उनको उस योगदान को स्वीकार करने के लिए ये बनाया जाता है। तो कब से मनाया जाता है ये देख लेते हैं, क्योंकि कब मनाया जाता है ये तो पता चल गया। भारत सरकार ने सबसे पहले नेशनल डे 1991 में मनाया था। 1 जुलाई को देश के महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के दूसरे जो मुख्यमंत्री थे डॉक्टर विधान चंद्र राय, ये मान लीजिए कभी पूछ लिया जाए कि डॉक्टर विधान चंद्र राय जिनके नाम पर डॉक्टर्स डे मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, वो किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका जन्मदिन और पुण्यतिथि, मतलब उसी दिन उनकी मृत्यु भी हुई थी और उसी दिन उनका जन्म भी हुआ था। तो इसलिए उनको याद करने के लिए मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो बहुत ही बेहतरीन चिकित्सक थे, वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स थे भारत के लिए, और ह्यूमनिस्ट थे। ह्यूमनिस्ट मतलब मानवतावादी थे, थोड़ा सा मानवीय पक्ष उनका बड़ा मजबूत था। ह्यूमन एस्पेक्ट उनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। दैट्स वाई वी ऑब्जर्व टू रिस्पेक्ट हिम नेशनल डॉक्टर्स डे ऑन एवरी जुलाई 1, ठीक है, ऑफ द ईयर। तो देख लिया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हालांकि करंट का क्वेश्चन नहीं है, स्टैटिक क्वेश्चन है, लेकिन करंट से जुड़ा है इसलिए पूछ लिया कि नीति आयोग के सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? अमिताभ कांत, राजीव कुमार, अरविंद पनगाड़िया या अरविंद सुब्रमण्यम। तो सभी के सभी भारतीय पदों पर रह चुके हैं, बड़े अच्छे पदों पर रह चुके हैं। तो इसमें से कौन सही है? सही आंसर है इसका अमिताभ कांत। राजीव कुमार, कुछ लोग सोच रहे हो नहीं, राजीव कुमार जी क्या है? वाइस चेयरपर्सन है। क्या है? वाइस चेयरपर्सन, ठीक है, उपाध्यक्ष हैं किसके? नीति आयोग के। और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत, ठीक है। तो सीईओ का काम क्या होता है? देखिए, आपको पता होना चाहिए नीति आयोग जो है उसका गठन कब हुआ था? नीति आयोग इसका गठन हुआ था बच्चा 1 जनवरी 2015 में। कहाँ गया? 1 जनवरी 2015 में इसका गठन हुआ था। इसके पहले ये क्या हुआ करता था? प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। क्या हुआ करता था? प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। तो अब नीति आयोग हो गया। इसका फुल फॉर्म क्या है? एन से नेशनल, आई से इंस्टीट्यूट, टी से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। ये आयोग बनाया गया है। क्लियर है? ये है क्या? एक तरह का थिंक टैंक है। क्या बच्चा? थिंक टैंक। बस एक लाइन में अगर पूछा जाए नीति आयोग क्या? थिंक टैंक। थिंक टैंक का मतलब सोचने या विचार करने वाली संस्था। तो इसमें कुछ विशेषज्ञ लोग होंगे, कुछ राजनीतिक लोग होंगे, दोनों मिलकर क्या करेंगे? देश के अंदर जो प्लानिंग है, योजना है कि कैसे विकास किया जाए, कैसे रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ किया जाए, संसाधनों का कैसे बेहतर इस्तेमाल किया जाए, इसको लेकर ये प्लानिंग करेंगे। समझ में आया? तो ये जो प्लानिंग होगा ये नेशनल लेवल पर भी होगा और स्टेट लेवल पर भी होगा, दोनों तरह के प्लानिंग। जैसे अगर हम बात करें, नीति आयोग बहुत कुछ रिपोर्ट जारी करती है कि गरीबी की जो गणना होती है कि पॉवर्टी का स्टेट क्या है भारत में, गरीबी की स्थिति क्या है, बेरोजगारी की स्थिति क्या है, देश के अंदर जो वाटर रिसोर्स है उसका लेवल क्या है। तो इस तरह की सभी तरह की जो डेवलपमेंट से रिलेटेड काम होते हैं उनको लेकर रिपोर्ट जारी करती है और सरकारों को ये सुझाव देती है, भैया आप इस तरह की प्लानिंग करिए। समझ में आ गया? तो नीति आयोग क्या है? एक तरह का थिंक टैंक है। ये क्या करती है? प्लानिंग में सरकार का सहयोग करती है, और ये प्लानिंग दोनों लेवल पर करती है, नेशनल लेवल पर भी करती है और स्टेट लेवल पर भी करती है। समझ में आ गया? तय करती है। तो नीति आयोग के जो संरचना है, संरचना मतलब कॉम्पोजिशन है, तो इसका जो हेड होता है वो कौन होते हैं? इट्स ऑलवेज पीएम। प्रधानमंत्री के पद पर जो होगा वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? नीति आयोग का चेयरपर्सन होगा। तो नीति आयोग
चेयरपर्सन का होने का मतलब जो भी बैठक होगी उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, पीएम करेंगे। लेकिन कभी पीएम के और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो जब ज़्यादातर पीएम अध्यक्षता नहीं करते हैं, कौन करते हैं, एक अधिकारी होता है जिसको हम बोलते थे वीसी, वाइस चेयरपर्सन, जो इस समय कौन है, राजीव कुमार। तो राजीव कुमार इसकी बैठक की ज़्यादातर क्या करते हैं, अध्यक्षता करते हैं, क्योंकि पीएम अवेलेबल नहीं होते हैं। फिर क्या होता है, और भी अदर मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स जो होते हैं मैं बता दूं तो उसमें दो तरह के होते हैं, एक होते हैं परमानेंट और एक होते हैं नॉन परमानेंट। एक होते हैं स्थायी, जो स्थायी मेंबर है, और एक होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। क्लियर है। तो उसमें परमानेंट मेंबर्स में कुछ जो विशेषज्ञ लोग होते हैं उनको शामिल किया जाता है। नॉन परमानेंट में भी कुछ लोगों को इनवाइटी होते हैं, उनको विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता है। जैसे इसमें परमानेंट मेंबर में गृह मंत्री होता है, वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है, रेलवे मिनिस्टर होते हैं, कृषि मंत्री होते हैं, इस तरह के रखे होते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इस तरह के मेंबर होते हैं। अब ये सब मिलकर क्या करेंगे भाई, देश के विकास का खाका तैयार करेंगे। समझ में आया। तो इसमें सीईओ क्या करेगा, प्रश्न ये उठता है ना, सीईओ क्या करेगा। सीईओ का मतलब क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये लोग जो प्लानिंग कर लेंगे ये सब मिलकर, उन प्लान को एग्जीक्यूट करना है भैया, उनको लागू भी करना है। सीईओ का काम क्या होगा, लागू करवाने का। समझ में आया। जो भी प्लानिंग बनेंगे उसको लागू करवाने का काम क्या होगा, सीईओ। तो बहुत बड़ा पद है, ठीक है। तो इस समय कौन है, अमिताभ कांत जी। अब देख लेते हैं चर्चा में क्यों। चर्चा में बेटा इसलिए है क्योंकि अमिताभ कांत जो कि क्या थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे, गेट्स अनदर 1 ईयर एक्सटेंशन एज नीति आयोग सीईओ। समझ में आया। उनको 1 साल का क्या दिया गया है, विस्तार दिया गया है, सेवा विस्तार दिया गया है। 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। तो इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है कौन है प्रेजेंट में सीईओ। क्लियर हुआ। नीति आयोग के बारे में हमने पहले ही बता दिया। नीति आयोग कब हुआ था, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और नीति आयोग चेयरपर्सन कौन है इस समय, नरेंद्र मोदी जी। ठीक, समझ में आ गया। हाँ, देखते हैं अगला क्वेश्चन, आज का तीसरा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है। जो भी इस तरह के रैंकिंग रिपोर्ट जारी होती है उसमें भारत की रैंकिंग जरूर आपको पता होना चाहिए। 5th रैंकिंग, 10th रैंकिंग, 20th रैंकिंग या 57वां रैंक। देखिए पिछले साल भारत की रैंकिंग जो थी वो थी 57। हम बहुत ही पुअर कंडीशन में थे, लेकिन अभी हम बेहतर करते हुए हमने अपनी रैंक इम्प्रूव कर ली। अब हम ग्लोबल सिक्योरिटी जो साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है उसमें 20वें स्थान पर है। सबसे पहली बात यहाँ पर हम समझना होगा हमें कि व्हाट इज़ साइबर सिक्योरिटी ना। साइबर तो समझते ही होगे, साइबर वर्ल्ड। देखो जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी वर्ल्ड है, जो भी दुनिया है, उसे हम साइबर वर्ल्ड कहते हैं। समझ में आया। और इसी को सिक्योर करना क्या हो गई, साइबर सिक्योरिटी। अब इसमें क्या होता है, जैसे मोबाइल आपका है, मोबाइल में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, आपके डेस्कटॉप, आपके लैपटॉप या इस तरह के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसके अंदर बहुत सारे क्या होता है, डेटा होता है। ठीक है। तो वो जो डेटा है उस डेटा की क्या है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर डेटा लीक हुआ, आजकल कहा जाता है डेटा इज़ न्यू मनी। न्यू मनी क्यों भैया, सारा कुछ अब डेटा का खेल रह गया है। अब आप चोरी वोरी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब कहाँ अब किसी के घर में चोरी डकैती होती है, नहीं होती। क्यों, कारण कम होती है, मतलब कारण कि अब घर में पैसा नहीं होता है। अब पैसा डाटा के रूप में है। कैसे, आपके अकाउंट में है, आपके वॉलेट में है। वॉलेट मतलब समझ रहे हैं, फ़ोन पे है, पेटीएम में तो है। अगर कोई आपकी इसी जो आपका डेटा है इसी में सेंध लगाकर आपके वॉलेट को ही कॉपी कर ले या वॉलेट से पैसा ट्रांसफ़र कर ले तो क्या है, तो ये साइबर सिक्योरिटी के लिए खतरा है। समझ में आ गया। तो डेटा जो हमारे देश का है, इंडिविजुअल का है, सबका सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। और इसको सुरक्षित रखने के लिए सरकारें क्या करती हैं, साइबर पॉलिसीज़ बनाती हैं। क्या बनाती हैं बच्चा, साइबर पॉलिसीज़ बनाती हैं। कुछ इंस्टीट्यूशन भी बनाती हैं, जैसे भारत के अंदर ढेर सारे इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं। जैसे साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन सेंटर है, सेंटर लेवल पर है, तो स्टेट लेवल पर भी होती है। साइबर सेल होता है। पुलिस, अगर आप कभी जो है आपके मोबाइल में कभी फ्रॉड हो जाए तो और उस फ्रॉड को आप कंप्लेन लिखाना होगा तो आप जो है कहाँ जाना पड़ेगा आपको, पुलिस के लिए अलग सेल होती है, साइबर सेल। समझ में आया। अब ये नॉर्मल पुलिस उसका रिपोर्ट नहीं लिखेगा, कौन लिखेंगे, जो साइबर सेल वाले होते हैं। तो इस तरह के संरचनाएं बनाई जा रही हैं। तो भारत में जो ये पूरा डेटा का स्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी का स्ट्रक्चर है, वो दुनिया में कौन से पोजीशन पर है, 20वें नंबर पर। आप समझ में आ गया, होपफुली क्लियर हुआ होगा। तो जो अभी रिपोर्ट जारी हुई है उसमें देखिए रिपोर्ट क्या कहती है कि इंडिया जम्प्स 37 स्पॉट्स, मतलब 37 स्थानों की हमने छलांग लगाई है और रैंक 10th इन ग्लोबल सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। ओ सॉरी, गलती हो गई। हाँ, तो ये इसका सही आंसर 10th है। ठीक है, क्या है बच्चा, 10th है। हाँ, 20th नहीं है, 10th है। ठीक है। अब हम 10वें रैंक पे हैं। रिपोर्ट देख लेते हैं। इंडिया ने एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर जो है कि ये 20th स्पॉट एमंग द टॉप 100, ये
ये गलत है, ये 10th नहीं है, 20th ही होगा। सही है, वही मैंने जो पहले बताया था वो सही है। ये 10th नहीं है, यहाँ पे रिपोर्ट में थोड़ा सा गलती हुई है, यहाँ पे सही है। इंडिया हैज़ मूव्ड अप टू 337 स्पॉट्स टू बी रैंक 20th स्पॉट एमंग द टॉप 100 कंट्रीज इन ग्लोबल स्टार्ट। अच्छा, ये गलती हो गई, दो अलग अलग रिपोर्ट यहाँ में मिक्स हुई है। कोई बात नहीं, मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा गलती हो गई। ये रिपोर्ट, ये वाला छोड़ दीजिए, ये दूसरी रिपोर्ट है, ये क्लब हो गया। मैं जब PDF मैं अपलोड करूँगा तो उसमें यही वाला रिपोर्ट कर दूँगा। फिलहाल इंग्लिश में, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में देख लेते हैं। अच्छा हाँ, ठीक है, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। अभी के लिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 37 स्पॉट सही है, ये 10th रैंक है भारत की ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में। समझ में आ गया? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 10th है। टॉप किसने किया है? US ने किया है। समझ में आ गया? किसने किया है? यूनाइटेड स्टेट्स ने टॉप किया है, उसकी डेटा सिक्योरिटी सबसे इम्प्रूव है। और ये जो ये वाली रिपोर्ट है, ये एक्चुअल में दूसरी रिपोर्ट है। अगर आपको बता दें, यहाँ पर जो हिंदी में लिखा है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, स्टार्टअप समझते हैं, जो नया कारोबार स्टार्ट करना होता है उसे स्टार्टअप कहा जाता है। तो उसमें भारत की रैंकिंग जो है वो कितनी है? 20वें स्थान पर है, अमेरिका शीर्ष पर है। क्लियर है? तो USA नंबर 1 पे, भारत 20वें स्थान पर है। क्लियर है? जो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स है, इसमें बेंगलोर हमारा, अगर सिटी वाइज देखें तो भारत का बेंगलोर नंबर 1 पर है। तो इसका क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं किया है, वो गलती हो गई। तो ठीक है, देख लीजिएगा, रिपोर्ट पर तो चर्चा हो गई ना। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है, जो नया जारी हुआ है, जिसमें भारत की रैंकिंग क्या है? 20, यानी हम दुनिया में नए कारोबार स्टार्ट करने के जो सबसे बेहतरीन स्पॉट्स हैं उसमें भारत 20वें नंबर पर। नंबर 1 पर अभी भी कौन है? US है। क्लियर? नंबर 2 पर UK है, नंबर 3 पर इजराइल है। और भारत में सबसे बेहतर सिटी कौन है? बेंगलुरु, स्टार्टअप की बात करें तो। ठीक है, तो मैं उसको करेक्ट कर लूँगा, आप टेंशन में लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन आज का देखते हैं। हाल ही में अभिमन्यु मिश्रा विश्व में सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने गए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो किस देश के नागरिक हैं? नाम से लगा रहा होगा ये भारतीय, निश्चित तौर पर भारतीय, लेकिन ये भारतीय नागरिक नहीं है, ये इंडो अमेरिकन है। कैसे हैं? इंडो अमेरिकन। इंडो अमेरिकन का मतलब क्या है? नागरिक ये अमेरिकन क्या है, लेकिन मूल इनका क्या है, इनका ओरिजिन क्या है? इंडिया का है। तो अभिमन्यु मिश्र जो कि अभी सिर्फ 12 वर्ष के हैं, ये दुनिया के पहले सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने हैं। और ये जाहिर सी बात है, इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका। अब यहाँ पे आपको पेट में दर्द हुआ कि एक ग्रैंड मास्टर क्या होता है, जिसे हम GM भी बोलते हैं, ग्रैंड मास्टर। देखो क्या होता है, एक स्पोर्ट होता है जिसका नाम है चेस, शतरंज। बचपन में खेला होगा या अभी भी खेला होगा, कुछ लोग खेलते। मैं भी चेस खेलता रहता था, अब तो छोड़ दिया, तो मौका नहीं मिलता, क्योंकि बड़ा ही खतरनाक खेल होता है, इसका चस्का बड़ा बुरा होता है। एक बार लग जाता है तो आपको दिन भर मूव्स याद रहते हैं कि मैंने वहाँ पर नाइट्स को क्यों पीछे कर लिया, आगे किया हुआ, तो वो सब चलता रहता है। तो चेस है, बहुत ही दिमाग वाला खेल है। जो है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? रशिया से हुई थी। कहाँ से हुई थी? रूस ने इस खेल की शुरुआत की थी। तो चेस की बात करते हैं तो ग्रैंड मास्टर क्या होता है? देखो, चेस में एक स्कोर होता है कि 1 साल के अंदर अगर आप कुछ स्कोर कर लेते हैं तो आपको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिल जाता है। अभी ये ग्रैंड मास्टर का मतलब आप समझिए कि चेस की जो है, चेस में महारथ जिसको कहा, महारथी एक तरह से देखा जाए, आप चेस के महारथी घोषित हो गए। जैसे भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद जी। तो वो चेस के महारथी हैं। तो सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ठीक है, अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। ठीक है, ये रहा अभिमन्यु मिश्रा, ये छोटे से हैं, 12 वर्ष के, ये ग्रैंड मास्टर है। देखो, ग्रैंड मास्टर के लिए यही है, क्या होता है कि आपको कुछ स्कोर हासिल करना होता है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हासिल करने होते हैं, वो मिल जाने पर आपको ग्रैंड मास्टर का खिताब मिल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5वां आज का। हाल ही में किसे वायुसेना यानी एयरफोर्स का नया उप प्रमुख बनाया गया है? उप प्रमुख का मतलब इंग्लिश में बोलते हैं डिप्टी चीफ। डिप्टी चीफ किसे बनाया गया है? विक्रम सिंह, बिपिन रावत, RS धवन या विवेक राम चौधरी? सही आंसर क्या है इसका? विवेक राम चौधरी। ठीक है, हाँ। अब देखिए, न्यूज़ है कि एयर मार्शल विवेक राम चौधरी बने वायुसेना के नए उप प्रमुख। ठीक है, लद्दाख में निभा चुके हैं अहम रोल। अभी ये वेस्टर्न कमांड
एयरफोर्स का कई सारे कमांड होते हैं, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड। तो वेस्टर्न कमांड के प्रमुख हैं, इनको अब क्या किया जाता है, एयरफोर्स का डिप्टी चीफ बनाया जा रहा है। अच्छा, आपको बता दें, जो एयरफोर्स का चीफ होता है उसे क्या कहा जाता है, चीफ एयर मार्शल। क्या कहा जाता है, चीफ एयर मार्शल। अब आपको क्या करना है, ढूंढ के ये बताना है कि भारत के एयरफोर्स के चीफ एयर मार्शल कौन है इस समय। और अगर पता लग जाए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोग इसको खोज पाते हैं। ठीक है। इंडियन एयरफोर्स के बारे में आपको पता ही है कि सेना की 3 विंग होती है, एक एयरफोर्स, एक नेवी और एक होती है आर्मी। आर्मी थल सेना होती है, एयरफोर्स वायु सेना होती है और नेवी क्या होती है, नौसेना होती है। ठीक है। तो इसके डिप्टी चेयरपर्सन बने। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? 1 जुलाई 1955, 25 जनवरी 1950, 1 जनवरी 1949 या 1 अप्रैल 1921? तो कब हुई थी? सही आंसर इसका है 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि प्रत्येक 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना दिवस मनाया जाता है, फाउंडेशन डे मनाया जाता है। इसलिए मैंने क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ लिया है। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना क्या है, कैसे हुई थी? देखिए, देखो क्या होता है, इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री समझ लेते हैं। ठीक है। देखो क्या हुआ था 1806। ठीक है। 1806 में क्या बनाया गया था, बैंक ऑफ बंगाल बनाया गया था। क्या बनाया गया था? बैंक ऑफ बंगाल कलकत्ता में बनाया गया था। ठीक है। किसने बनाया था? अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बनाया था। ठीक है। क्योंकि उनको बैंकिंग ट्रांजैक्शन की ज़रूरत थी, इसलिए अपने लिए उन्होंने बैंक ऑफ बंगाल बनाया। फिर उन्होंने क्या किया, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बनाया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। फिर 1843 में उन्होंने क्या बनाया, बैंक ऑफ मद्रास। क्यों? क्योंकि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सेंटर थे, ट्रेड सेंटर थे, वो बंगाल थे, बॉम्बे थे और मद्रास थे। तीनों जगह पर इन्होंने क्या बना दिया, बैंक बना दिया, और सब वो ईस्ट इंडिया कंपनी के दिशा निर्देश पर ऑपरेट करते थे। फिर ये धीरे धीरे करते गए भारत में। फिर 1800 क्या आ गया, 58 आ गया, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या हो गया, शासन समाप्त हो गया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जहाँ जहाँ शासन करती थी उसका पूरा शासन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंदर ले लिया, यानी कि 1858 के बाद से भारत में ब्रिटिश शासन आ गया। ठीक है। तो धीरे धीरे ब्रिटिश शासन चलता रहा। तो ये 1806, 1840, 1843 की जो बैंक थी, अंत में जाकर क्या होती है, 1921 में, कब, 1921 में इसे क्या बना दिया गया, इंपीरियल बैंक। क्या बनाया गया, इंपीरियल बैंक। एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पहले वो क्या हुआ करता था, इंपीरियल बैंक। ठीक है। इंपीरियल बैंक की स्थापना कब होती है बच्चा, 1921 में होती है। ठीक है। तो ये ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैंक हुआ करती थी। फिर 1947 में देश आज़ाद हो जाता है। देश आज़ाद होने के बाद ये रहता है कि ये भारत का सबसे बड़ा जो ये बैंक है, सरकारी बैंक, इसके नेशनलाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है, इसका राष्ट्रीयकरण करने की शुरुआत होती है, और जाके 1 जुलाई 1955 के इसका नेशनलाइजेशन करके इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बना दिया जाता है। तो होपफुली आपको समझ में होगा पूरा इसका एवोल्यूशन, पूरा का पूरा विकास क्रम समझ में आया होगा कि 1806 में बैंक ऑफ कोलकाता, बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास, 1921 में इंपीरियल बैंक और 1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए, निश्चित तौर पर आपको ये हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। ज़्यादातर बैंकों का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे भारत की आर्थिक राजधानी है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बॉम्बे में। अगला क्वेश्चन आज का, हाल ही में हैदराबाद स्थित ग्रैनी रोबोटिक इंस्टीट्यूट ने देश का पहला स्वदेशी यानी इंडिजिनस ड्रोन डिफेंस डोम बनाया है। इसका नाम क्या है? मायाजाल, इंद्रजाल, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ। नाम मिलते जुलते हैं, आपको कन्फ्यूजन हुई होगी। सही आंसर क्या है? इंद्रजाल। इंद्रजाल नामक हमने क्या बनाया है? ड्रोन डिफेंस डोम। अभी ये क्या है समझिए, एक डोम का मतलब होता है स्तंभ होगा। ये क्या करेगी? ट्रैक करेगी कि अब जो है, जैसे इसका जो ट्रैकिंग स्पेस है वो 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर है। तो 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास में अगर कोई ड्रोन आया विदेशी बॉर्डर से, और वो अगर हमारे सिक्योरिटी के लिए खतरा है, तो क्या कर सकता है, इसे हवा में ही ये मार सकता है। समझ में आया? अगर आपने याद हो तो इजराइल में पिछले 1-1.5 महीने पहले क्या हुआ था, फिलिस्तीन ने कई सारे 100-200 मिसाइलों से हमला कर दिया था। तो इजराइल ने अपने मेन जो उसका इलाका है वहाँ पर उसने डोम लगा रखा है। वो क्या करता है, सभी मिसाइल्स को ट्रैक करके हवा में ही मार गिराता है।
तो उसी तरह की तकनीक जो है भारत भी अपने देश में इस्तेमाल कर रहा है, और वो क्या बना रहा है, ड्रोन डिफेंस डोम। एक्चुअल हुआ क्या है, पिछले कुछ दिनों से जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ है, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से हमला शुरू हुआ है। तो सेना का ऑपरेशन चल ही रहा है। तो अभी प्रधानमंत्री जी की मीटिंग हुई थी, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सबकी संयुक्त हाई लेवल मीटिंग हुई थी। उसमें तय किया गया था कि हम ड्रोन डिफेंस सिस्टम लेकर आएंगे। तो इसी के तहत हैदराबाद के एक इंस्टीट्यूट ने इसे बनाया, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इसका नाम क्या रखा है, इंद्रजाल। ये याद रखिएगा नाम, ठीक है, इंद्रजाल। हैदराबाद बेस्ड ग्रेनी रोबोटिक्स, ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने नहीं बनाया, इसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने बनाया। क्लियर है, समझ में आया? बाकी इसकी डिटेल से पढ़ लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज 8 क्वेश्चन थे, हमने 7 क्वेश्चन थे डिस्कस किए। और जो है कहीं कोई डाउट हुआ हो तो निश्चित तौर पर बताइएगा। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वो आपको पीडीएफ नहीं रहेगा, वो रहेगा आपका इसी तरह से, जैसे ये स्लाइड्स हैं इसी तरह से रहेगा। आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ डाउनलोड का ऑप्शन डॉट में होगा, जैसे 3 डॉट्स होंगे, वहाँ क्लिक करेंगे तो आपको पीडीएफ डाउनलोड का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए मित्रों इतना ही। थैंक यू ऑल।